नमस्कार। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो युवा हैं, जो कि 18 साल से 28 साल के बीच में हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस सेवा है, उसमें नौकरी पाने का एक बेहतर अवसर निकाला गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वैकेंसी नोटिफाइड किया गया है था 29 दिसंबर को, जो कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का पोस्ट है। तो उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट देखने को मिल रहा है। 930 पोस्ट के आसपास है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब होगा उत्तर प्रदेश सरकार में। तो चलिए इस हम लोग नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे कि क्या इसमें मांग किया गया, कैसे फॉर्म भरना है। अगर जो इच्छुक है लोग वो इसको फॉर्म भरेंगे। तो उत्तर प्रदेश का ये जो विज्ञापन है, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा आपको? अगर आप ये विज्ञापन देखना चाहते हैं तो आपको ये जो लिंक है यहाँ पर लिखा गया है, ये टाइप करना है http://uppb.pb.gov.in। इसको आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और यहाँ पे जो आज दिख रहा है ये पहला वाला लिंक, ये आवेदन का लिंक स्टार्ट हो गया। आज 7 तारीख है तो ये लिंक स्टार्ट हो गया। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आवेदन का जो विंडो है वो आपको खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, उससे पहले और भी डिटेल बता देता हूँ। तो ये लिंक है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का और जो अप्लाई करने का है। ऐसे में बारीकी बात करें तो ये पोस्ट क्या है? ये पोस्ट है उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रेड ए का ये पोस्ट होगा। और ये सीधी भर्ती है। इसका जो अगर हम लोग ग्रेड पे की बात करें 2400 ग्रेड पे है और पे बैंड बैंड जो है 5200 से लेकर 20,200 तक के आसपास है। अब हम लोग वैकेंसियों की बात कर ले तो वैकेंसी जो है कुल टोटल 930 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें से जो अनारक्षित अनरिजर्व्ड है उसके लिए 381 है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 91 है, और जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 249 है, और जो अनुसूचित जाति है जिसको एससी बोलते हैं उनका 193 है, और एसटी जिनको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं उनके लिए 16 है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अगर अनरिजर्व्ड को छोड़ देता है, अनरिजर्व्ड का मिलाएं तो ये 381 सबसे अधिक इसी में है, उसके बाद ओबीसी है, और सबसे कम जो वैकेंसी है वो एसटी वालों के लिए। अब देखिए इसमें आवेदन प्रक्रिया कब से चालू है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आवेदन प्रक्रिया है ये 7 तारीख यानी 7 जनवरी, आज 7 जनवरी है, आज से स्टार्ट हो चुका है आवेदन प्रक्रिया करना। और ये आवेदन जो है आप शुल्क जमा कर सकते हैं, 28 जनवरी तक आप जमा कर सकते हैं। और कुछ अगर शुल्क लेट जमा करके और कुछ संशोधन जो है यानी कि फुल तरह से कर सकते हैं लेट फाइन के साथ, जो अंतिम तिथि जो होगा वो 23 जनवरी तक होगा। तो आप लोग को फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे बारीकियों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये इस पोस्ट में जो है भरने के लिए बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख के पोस्ट आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, बारीकियों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पैसे की बात करें, आवेदन शुल्क की बात करें, 400 रुपया आवेदन शुल्क है इसका। और कुछ कुछ इसमें नियम है जो आप लोगों को ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आप भारत के नागरिक हो, उसके अलावा भी कुछ लोगों के लिए दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे। अगर अन्य है, मेरे ख्याल से मेरे वीडियो जो देख रहे हैं वो भारत के नागरिक वाले ही देख रहे हैं, तो भारत के नागरिक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाकी को आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहला है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ आपका है तभी आप फिल कर सकते हो। अगर आप इंटर में आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो तो नहीं भर सकते। इंटर में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है, तब आप भर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपके पास ये तो होगा ही, साथ साथ में आपको जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यानी कि DOE-ACC का जो विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल का परीक्षा पास होना चाहिए, या फिर सरकार का द्वारा उसी के समक्ष यानी कि इसके समकक्ष जो और भी जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जो एनेक्सर 1 है इसमें इसके बारे में दिया गया है कि इसके समकक्ष और कौन कौन सा पोस्ट, मतलब कौन 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 सा डिग्री है जो आप अगर प्राप्त किए होंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको एनेक्सर को हम लोग लास्ट में है, इसको मैं दिखाऊंगा कि ये DOE-ACC के अलावा आप कौन कौन सा अगर परीक्षा पास किए तो इसको भर सकते हैं।
ये तो हो गया। इसके अलावा अगर आप जो प्राविधिक शिक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश, उससे कंप्यूटर में अभियंत्रण किए हैं, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में अभियंत्रण में डिप्लोमा की है, या सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त में अगर आप हैं, मान्यता प्राप्त से अगर किए हैं कोर्स, तो आप इसको भर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में जो इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं वो लोग इसको भर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, उसके बाद आपको ये सब जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये कोर्स करे होंगे, तब आप भर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसको भर सकते हैं। डिप्लोमा भी किए हैं तब इसको आप भर सकते हैं। आप कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो आप डालोगे ही। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो प्रादेशिकी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का काम कर चुका है, या फिर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट मिला है उनको, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर में हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग में कुछ कोर्स वगैरह करा है, उससे पास हो चुका है, तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, मतलब उन लोगों को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगा अगर ये सब आपके पास कुछ अर्हता एलिजिबिलिटी है तब। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है वो 28 वर्ष तक है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो SC ST OBC हैं, उनके लिए उम्र में कुछ छूट है, जो कि 5 साल तक का छूट है। आप OBC उत्तर प्रदेश में है जिनके पास स्थानीय उत्तर प्रदेश वालों के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, SC ST OBC के लिए सिर्फ। उसको हम लोग आगे देखेंगे। उम्र की बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम है, और अधिकतम 28 वर्ष है। अगर हम लोग डेट ऑफ जो बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर क्लिनिक अगर 1/7/2005 के बाद है तो आप नहीं डाल सकते, और अगर आप 1/7/1995 से पहले है तो अभी आप नहीं डाल सकते इसको, फॉर्म को, ठीक है। कैरेक्टर को भी लेकर कुछ बातें यहाँ पर कहा गया है कि इसमें पोस्ट में डालने वाले ऐसा कोई भी व्यक्ति, इसका कैरेक्टर जो होना चाहिए, जो सरकारी सेवा में जो उपयोगी होना चाहिए, सरकारी सेवा के लिए जो अर्हता होना चाहिए, वो पास करना चाहिए। यानी किसी का कैरेक्टर में कुछ है प्रॉब्लम तो वो उसको फिल ना करे। उसके बाद जो वैवाहिक परिस्थिति है उनके बारे में बताया गया कि वैसे पुरुष जिनका एक से अधिक पत्नी, जीवित पत्नी हो, वो इनके लिए, महिला इनके लिए जो है वो जो पात्रता के बारे में यहाँ दिया गया कि अगर किन्हीं का अगर एक से अधिक जीवित पत्नी है तो उनके लिए पात्र नहीं होंगे, वो एलिजिबल नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। वैसे खैर ये सब चीज़ तो नहीं ही देखने को मिलेगा 18 से। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो शारीरिक स्वस्थता है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें चीज़ें जो है वो मेडिकल के दौरान जो मेन चीज़ें, जैसे कि मानसिक स्थिति और शारीरिक दृष्टि से आप अगर फिट हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। और शारीरिक रूप से अगर विकलांग व्यक्ति है, अगर विकलांग है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और वही भर्ती प्रक्रिया जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर सूचना वगैरह मिलेगा तो इसी जो लिंक है यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा परीक्षा का। तो इसमें एक ही परीक्षा होगा, परीक्षा एक होगा और एक टाइपिंग वगैरह होगा, ठीक है। परीक्षा, टाइपिंग, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और वो परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे का होगा। हाँ, 2 घंटे का परीक्षा होगा, 200 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो होगा 160 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 160 क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन का 1.25 मार्क्स होगा, ठीक है। और आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसमें, उसमें 4 चीज़ें पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा। दूसरा रहेगा मानसिक अभिरुचि, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मानसिक अभिरुचि मेंटल कर सकते हैं, एप्टीट्यूड। और तीसरा जो है लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, तर्कशास्त्र पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप लोग का पूछे जाए। इसके सिलेबस भी डिटेल में मेंशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपका लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ बातें हो गई। और लिखित परीक्षा में पास करने के बाद जो है वो अगर एक से अधिक
पाली में लिया जाएगा तो उनको नॉर्मलाइज वगैरह करके लिखित परीक्षा में पास व्यक्ति कर जाएंगे। उसके बाद उनको कंप्यूटर में टाइपिंग है उसके लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइज जो न्यूनतम 40% से अधिक ही लाना है, 40% लाना अनिवार्य है, तभी आप नॉर्मल मतलब मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हो, मेरिट लिस्ट में आएंगे। कंप्यूटर टाइपिंग की बात करें तो अगर हिंदी देखें तो हिंदी के लिए 25 शब्द न्यूनतम आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और एक्यूरेसी की बात करें तो 85% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। और हिंदी टंकर में आपका जो फॉन्ट है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट वाला जो बोर्ड है उसी कीबोर्ड पे आपका टाइप किया जाएगा। उसके बाद जब ये सब होने के बाद टाइपिंग के बाद फिर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। जो जो व्यक्ति टंकर में सफल होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें हैं वो सारे ध्यान से आपका देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सही है या नहीं, आप जो डिटेल डाले हैं वो डिटेल मेंशन है या नहीं कि नहीं। और भी बारीकियों को देखने के बाद जो आपका प्रमाण पत्र है वो सबको जांच करने के बाद एक अंतिम योग्यता सूची निकाला जाएगा। और जो सूची में इनका नाम होगा वो जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में जो ये जो पोस्ट है वो प्राप्त कर लेंगे। और भी चीज़ें जो उम्र की जो सीमा है उसमें छूट के बारे में यहाँ पर बात कही गई थी। तो छूट के देखिए, जो SC जो है अनुसूचित जाति उनके लिए 21% जो आरक्षण है, 21% आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण 21% है, 5 वर्ष का छूट है। जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रारूप 1 यानी कि जो फॉर्मेट 1 है उसमें बना होना चाहिए। और अधिकारी कौन होना चाहिए, किनके द्वारा इशू होना चाहिए, तो या तो जिलाधिकारी है या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा। उसी प्रकार से जो ST है उन लोगों के लिए 2% का आरक्षण है उत्तर प्रदेश सरकार में, और 5 वर्ष का छूट मिलेगा उम्र में, ठीक है। और उनका भी जो प्रमाण पत्र है फॉर्मेट 1 में बनना चाहिए, और वही जो इशू वही सब अधिकारी के द्वारा इशू होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं OBC के लिए 27% आरक्षण है, इनका 5 वर्ष का छूट है उम्र में, और इनका जो जाति प्रमाण पत्र फॉर्मेट 2 में बनाना चाहिए। और इनका जिलाधिकारी या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना तहसीलदार या फिर परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा जो बनाया गया सर्टिफिकेट OBC के लिए मान्य नहीं होगा। उसके बाद EWS के लिए 10% का आरक्षण है, लेकिन उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। और EWS का प्रमाण पत्र जो प्रारूप 3 है 3A उस पर मान होगा, और यहाँ पर भी सेम अधिकारियों के द्वारा इशू होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ये इशू नहीं होना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण क्या है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का 2% आरक्षण है। जो एक्स सर्विसमैन है यानी भूतपूर्व सैनिक है उनका 5%, और महिलाओं का 20% आरक्षण है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनका 3 वर्ष का उम्र का छूट मिलेगा, ठीक है, और बाकियों का छूट नहीं है। तो ये था रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा, तो ये जो लिंक है ये लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। और देखिए लिंक पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर इस तरह से आ जाओगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये खुलेगा, और यहाँ पर देखिए हाँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है जिसमें आपको फिल करना है। और भी प्रक्रिया के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अप्लाई करोगे तो कैसे, सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करोगे। प्राइमरी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें एक सेकंड में दिखा देता हूँ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में आपका ये नाम वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ, लिंक, आधार नंबर, ये सब, और भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के मार्क्स वगैरह, ये सब एड्रेस वगैरह पूछे जाएंगे। वो सब आपको ध्यान से फिल करना है, जो फिल करोगे वही आपका मान्य होगा। और डेट ऑफ बर्थ तो आप जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में लिखा वही नाम और वही डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके फिर पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपका फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन होगा। ये अप्लाई करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो यही जो विंडोज़ है इसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप स्क्रीन देख लो, इस पर इसका लिंक है, ये यहाँ पर इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है,
ये हेल्पलाइन नंबर, इससे भी कॉल करके पूछ सकते हो। ये आवेदन जो तिथि है 30/1/2024 तक, तब तक ये चालू रहेगा, ठीक है। और पेमेंट वगैरह कैसे करना है वो तो आप लोग फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। और जो मार्कशीट वगैरह का जो प्रमाण पत्र है वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है, ये सब बात यहाँ बताया गया। अब फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करोगे उसको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो है 20 KB का और मैक्सिमम जो है 50 KB का होना चाहिए। उसी प्रकार सिग्नेचर जो है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। रंगीन फोटो होना चाहिए, नया नया रंगीन फोटो 35 mm इंटू 45 mm का, 1.5 इंची इंटू 1.75 इंच होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 70% भाग में चेहरा दिखना चाहिए। इसके अलावा और चीजें ही बताया गया। फोटो को ध्यान से देखना, फोटो की वजह से बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी हो जाता है। सबसे पहला है चेहरे का छवि स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है, चेहरे पर अधिक चमक या छाया नहीं होना चाहिए, और फोटो जो है 6 महीना ज्यादा पुराना नहीं, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफेद या हल्का ग्रे चलेगा, और जो चिन्ह है टुड्डी है उससे लेकर चेहरा तक ऊपर तक साफ दिखना चाहिए। मुंह बंद, आंखें खुली होना चाहिए, चेहरे के किनारे दोनों कान है वो अच्छा से दिखना चाहिए, और कैमरे पर सीधा नजर होना चाहिए। अगर चश्मा की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चश्मा अगर पहने हैं तो आंखें चश्मा में साफ दिखना चाहिए और ग्लास नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। टोपी मफलर आदि उतार देना है, ये सब ध्यान रखना। और फॉर्मेट जो अपलोड होगा वो जेपीजी, जेपी या जेपीजी में अपलोड होगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है पेमेंट के मतलब फॉर्म भरने के दौरान, पेमेंट वगैरह करने के दौरान, ठीक है। तो ये था फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में। उम्मीद है आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे देखिए ये सब जो सर्टिफिकेट लिखा गया है, DOA, DOMA, ADC, ADCA, जो मैं बात किया था स्टार्टिंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, ये सब जो लिस्ट है स्क्रीन पे, अगर आपको जो लिस्ट दिख रहा है उसमें से अगर कोई कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए मान्य हैं, ठीक है। इसके फॉर्म को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे लिस्ट है, टोटल 28 है। इसे में से अगर कोई भी में आपने कोर्स करा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये सब जो चीज़ें कोर्स दिया गया है ये सब भी है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे, काफ़ी समय से सिलेबस का इंतजार कर रहे थे। तो सिलेबस ये रहा आपका सिलेबस। जनरल नॉलेज में आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत का कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच में संबंध, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। उसके अलावा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक, उनके लेख, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब। तो लगभग ये सब आपका सिलेबस में है। उसी प्रकार से जो मेंटल एप्टीट्यूड है, इसको मानसिक अभिरुचि बोलते हैं, उसमें आपका लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर नंबर सीरीज, अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, ये सब जो है पूछा जाएगा। उसी प्रकार से रीजनिंग में आप यहाँ देख लो, जो जो लगभग पूछा जाता है वो सब पूछा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में ये सब है। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर का वो, उसका डाटाबेस मैनेजमेंट, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑफिस जो है उसका ऑटोमेशन के बारे में, वर्क प्लेस का प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितने भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इस फॉर्म को फिल करने के लिए, लगभग सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस करा। और यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है, किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ फॉर्मेट दिया है। ये है आपका SC/ST का फॉर्मेट है, प्रारूप 1 का, और ये फॉर्मेट है आपका OBC के लिए, और ये फॉर्मेट है जो है आपके स्क्रीन पे EWS के लिए फॉर्मेट है, और ये है ये किसी चीज़ का फॉर्मेट है, ये देख लेना है आप लोगों को। तो कुल मिलाकर लगभग सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस करा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई देकर आपका डाउट क्लियर करूँगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।